आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस में महान व्यक्तित्व के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, लुइस ब्रेल, ग्रेगर मेंडल, अल बिरूनी और महात्मा गांधी। तो इनसे संबंधित प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कल्पना चावला के बारे में कि कल्पना चावला कौन थी और इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में पूछा गया है। तो दिया है कि ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो याद रखने वाली बात यह है कि भारत से जो पहली बार महिला अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला। और भारत से और कितने व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे, तो पहले गए थे राकेश शर्मा और दूसरे नंबर पर गई थी कल्पना चावला। तो पुरुषों में यदि बात करें तो पहले नंबर पर हैं राकेश शर्मा, और यदि महिलाओं में बात करें तो पहले नंबर पर अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी है कल्पना चावला। फिर बात करें कि इनका जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ था और 1988 में यह नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से इन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। यानी इन्होंने अपना करियर शुरू किया था नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से 1988 में, और 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। आगे दिया है कि 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। तो इन्होंने अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था 19 नवंबर 1997 से। ये पहली बार मिशन पर गई थी जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्षयान, जिसका नाम है कोलंबिया अंतरिक्षयान STS-87 के 6 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनी थी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है यान का नाम और ये कितने सदस्यों की टीम थी। तो कोलंबिया अंतरिक्षयान STS-87 और इसमें 6 सदस्य थे और इस दौरान इन्होंने वहां पर अंतरिक्ष में 15 दिन 12 घंटे बिताई। ये याद रखने वाली बात है। आगे दिया है कि 16 जनवरी को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्षयान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जब ये अपने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए गई थी तो वहां से वापस लौटते समय इनका जो यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें सभी की मृत्यु हो गई। और ये सन हमें याद रखनी है 1 फरवरी 2003 को। फिर आगे दिया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। ये याद रखना है हमें यहाँ पे। और अगला पॉइंट दिया है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा हैं। इससे पहले हमने जाना कि भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा पुरुषों में, और महिलाओं में अंतरिक्ष में जो सबसे पहले गई थी वो हैं कल्पना चावला। तो यहाँ ये प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार पूछा गया था कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्षयान में किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ हमें दिए हैं। ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 1998 में, सी ऑप्शन 2006 में और डी ऑप्शन 2003 में। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था, दिया हुआ है ऊपर, कि जब ये अपने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए गई थी और जब इनका यान वहां से 1 फरवरी 2003 को धरती पर लौट रहा था तो उसी समय इनका जो यान था वो जलकर नष्ट हो गया और सभी लोगों की मृत्यु हो गई। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्षयान में किस वर्ष हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सन 2003 में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। आगे दिया है सुनीता विलियम्स। बात करें सुनीता विलियम्स की कि ये कौन थी और इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। तो दिया है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। पहली महिला कौन है? कल्पना चावला, और दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स।
ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जो सुनीता विलियम्स हैं वो स्पेस में कितनी दूरी तक गई थी, तो 360 किलोमीटर तक। आगे दिया है कि इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है अंतरिक्ष में 195 दिन, जो कि लगभग 6 महीने से ज्यादा होता है। आगे दिया है कि जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका 1998 में नासा में चयन हुआ। आगे दिया है कि 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ करने वाली कौन सी महिला है, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अंतरिक्ष में मैराथन की दौड़ की। तो वो हैं सुनीता विलियम्स। इन्होंने कब की थी ये दौड़? 16 अप्रैल 2007 को। आगे दिया है कि 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये हमें याद रखना है, सुनीता विलियम्स को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे दिया है सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में। तो सुनीता विलियम्स ने स्पेसशिप में जो अनुभव किया उसके बारे में बताया कि वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर तैरता रहता था पानी, और चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुले पकड़ने पड़ते थे और कागज गीला करना पड़ता था, तब जाके वो अपने हाथ और मुंह धुल पाते थे। फिर वहां कंघी करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे और वहां टहल नहीं सकते, और फ्लोट करने की आदत हो गई थी और एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। तो ये सभी अनुभव उन्होंने बताए जब वो स्पेसशिप में रही। अब देखेंगे आगे। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन वहीदा प्रिज्म, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स। तो अभी हमने जाना कि जो 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी वो कौन है? सुनीता विलियम्स। और दिनों की यदि बात करें तो इन्होंने 195 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रही थी। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है वहीदा प्रिज्म। तो बात करेंगे वहीदा प्रिज्म कौन थी और इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दिया है कि ये सेना में डॉक्टर हैं और ये समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं, और ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। और किसी भी सेना में यह एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरी परेड को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने एक पूरी परेड को संभाला। बात करेंगे इनके जन्म स्थान की। तो इनका गांव थन्ना मंडी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से कथन के तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं और कथन के तौर पर ही पूछे जाते हैं। तो इसमें ये जो परेड होती है इसमें 4 टुकड़ियां होती हैं और इस पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। ये याद रखना है, कितने निर्देश दिए जाते हैं? 36। और जो निर्देश हैं वो इतनी तेज आवाज में, इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं और देखने वाले तक भी आवाज सुने जो कि मैदान में बैठे होते हैं। निर्देश इतनी तेज आवाज में दिए जाते हैं कि जितने लोग परेड में हैं वो सुने और जो देखने वाले लोग हैं उन्हें भी आवाज सुनाई दे। आगे दिया है कि वहीदा प्रिज्म, इनके नाम से जो प्रिज्म जुड़ा है इसका अर्थ क्या है, ये पूछा गया था प्रश्न। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है इसका अर्थ है ऐसा कांच जो कि 7 रंग दिखाता है। अब देखेंगे आगे। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, अभी हमने पढ़ा।
तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बी ऑप्शन है कि वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई। ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि वहीदा प्रिज्म एक छोटे गांव से हैं जिसका नाम है थन्ना मंडी, जो कि राजौरी जिले में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के। सी ऑप्शन दिया है वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आगे दिया है कि वहीदा प्रिज्म ऑफिसर हैं और रोगियों को ही दवा देती हैं, तो ये गलत है कि वो केवल रोगियों को दवा देती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि सही कथन कौन से हैं, तो सही कथन कौन से हैं, ए, बी और सी, कि ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और एक छोटे गांव से हैं, सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की और इन्होंने परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ए, बी और सी। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है कर्णम मल्लेश्वरी। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की तो इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न किस प्रकार पूछा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जानते हैं कि ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, कथन के तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक वेट लिफ्टर हैं जिसे भारोत्तोलक के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और कितना भार 130 किलोग्राम भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। यानी ओलंपिक पदक जीतने वाली जो सबसे पहली महिला हैं भारत की वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में विश्व ओलंपिक 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने कौन सी जगह पर जीता था, ओलंपिक हुआ था 2000 जो कि सिडनी में हुआ था, वहां इन्होंने कांस्य पदक जीता। और कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सभी जो तथ्य हैं ये कथन के तौर पर परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखेंगे आगे। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं वो कौन है, तो ऑप्शन दिए हैं बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स और कर्णम मल्लेश्वरी। तो अभी हमने इससे पहले जाना कि ओलंपिक जीतने वाली जो पहली महिला हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न ये दिसंबर 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ऑप्शन यहाँ हमें दिए गए हैं सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो हमें पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वेट लिफ्टर हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है बछेंद्री पाल। तो बात करेंगे बछेंद्री पाल कौन है। तो ये बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। तो हमें यहाँ याद रखना है कि ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। और बात करें इनके जन्म की तो बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में हुआ था। तो हमें ये गांव के नाम याद होने चाहिए, ये परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि जो बछेंद्री पाल हैं वो कौन से गांव से संबंधित हैं। तो ये उत्तरांचल के चमोली जिले में एक बम्पा गांव है और 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। बछेंद्री पाल बचपन में पिकनिक में गई थी, वहां उन्होंने 4 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की, तब ये कुल 12 वर्ष की थी। तो ये तथ्य परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि क्या हुआ था कि बचपन में जब ये पिकनिक पे गई थी और वहां पर ये 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, तब ये केवल 12 वर्ष की थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से अपनी ट्रेनिंग ली। तो ये प्रश्न पूछा गया है
कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली, तो उत्तरकाशी से ली और नाम था इंस्टीट्यूट का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इनके जो गाइडर थे, इनके जो गुरु थे, वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बने। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848। और ये कब गई थी, तो ये गई थी 23 मई 1984 को। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची 1:07 पर। और इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और फिर झंडा फहराया और तस्वीरें ली। और आगे बताया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि सागर माथा किसे कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। आगे दिया है कि पर्वतारोहण खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल होती है। तो पर्वतारोहण क्या है, एक खेल है, शौक है या पेशा है। इसमें करना क्या होता है, पर्वतों पर चलना होता है, लंबी पदयात्रा करी जाती है, उन पर चढ़ाई की जाती है। तो ये सब पर्वतारोहण के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है कि चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। तो हमें याद रखना है कि चट्टानों पर, पहाड़ों पर जो चढ़ाई की जा रही है, तो चलते समय जो शरीर का एंगल है, जो कोण है, वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और आगे दिया है कि पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार या उपकरण क्या हैं, कि जब भी पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी सामान, कौन कौन से उपकरण अपने साथ लेके जाने होते हैं। तो दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपेन, तंबू, आइस ग्लासेस, हेलमेट, मजबूत नायलॉन की बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक खास तरह का हथौड़ा होता है। तो ये सभी चीजें पर्वतारोहण के समय काम आने वाले हैं। आगे दिया है कि पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की भूमिका क्या रहती है। तो ये भूमिका हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रुप लीडर होता है उसका क्या काम होता है। तो वो क्या करता है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही खुद आगे बढ़ता है, और जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये सभी ग्रुप लीडर जो होता है उसका काम होता है। अब देखेंगे आगे। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, इनका क्या नाम है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत से माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली जो पहली महिला हैं वो कौन है। तो ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी और संतोष यादव। तो हमें पता है कि भारत की जो पहली महिला हैं एवरेस्ट पर जाने वाली, वो हैं बछेंद्री पाल। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है लुईस ब्रेल। तो जानेंगे लुईस ब्रेल कौन थे, और इनसे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा गया है। तो लुईस ब्रेल कौन थे, लुईस ब्रेल थे ब्रेल लिपि के आविष्कारक। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और कब किया था, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। और लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं लुईस ब्रेल हैं, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। और दिया है कि 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो हुआ क्या था कि लुईस ब्रेल जब 3 साल के थे तो वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, जिससे कि उनकी एक आंख में चोट लगी, और एक आंख में चोट लगने से उसमें इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों आंखों में उनके इन्फेक्शन हो गया, और फिर उससे उनके आंखों की रोशनी चली गई। फिर पढ़ाई में बहुत रुचि थी,
तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर एक नया तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। इन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। आगे दिया है कि एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर इन उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए ये जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ये कितने 6 बिंदुओं पर आधारित है और इसमें कितने अक्षर हैं? तो इसमें 64 अक्षर हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? ऑप्शन 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर और 8 बिंदुओं पर। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर है? 6 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे आगे। आगे दिया है चमकता सितारा, सूर्यमणि। तो चमकता सितारा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीतों को, गानों को गाएं, उन्हें भूलें नहीं और अपने पहनावे को चाव से पहने। ये सूर्यमणि की इच्छा थी। आगे बताया कि जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला जो है वो बच्चे भी सीखें और अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, साथ में अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। आगे जानेंगे। सूर्यमणि जब 21 साल की थी जब उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला और उन्होंने इस केंद्र का नाम तोरांग रखा। आगे बताया कि तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे कि बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी हैं जो कि तोरांग केंद्र में संभाल कर रखे गए हैं। और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि तोरांग का अर्थ क्या होता है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? तो वो है जंगल, वन। जंगल के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जंगल, वन, कुछ भी ऑप्शन में दे दिया जाए। तो हमें याद होना चाहिए कि तोरांग का अर्थ होता है जंगल। आगे, कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में कि कुड़ुक भाषा भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो दिया गया था झारखंड को, कि भारत में सबसे ज्यादा कुड़ुक भाषा बोली जाती है झारखंड में, जबकि और राज्यों में भी बोली जाती है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे उराव भाषा भी कहते हैं। तो कुड़ुक भाषा का जो दूसरा नाम है वो है उराव। तो हमें यहाँ याद रखना है। अब देखेंगे आगे। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्सों को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। तो यहाँ टीचर ने सूर्यमणि के बारे में बच्चों को बताया कि सूर्यमणि ने एक केंद्र बनाया जिसका नाम तोरांग रखा गया था। तो ये जो केंद्र था ये किस बात का ध्यान रखता था, किन किन चीजों का ध्यान रखता था? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, जमीन और जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या, कुड़ुक संस्कृति की समस्या। तो इससे पहले अभी हमने जाना कि ये जंगल में रहते थे, तो जंगल की जो जमीन है, वहाँ की जो जीविका है, उसकी समस्या के बारे में चर्चा करते थे और अपनी जो उनकी संस्कृति थी उस संस्कृति के बारे में चर्चा करते थे। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तोरांग केंद्र में भूख की समस्या और वनों की समस्या पर चर्चा नहीं की जाती थी, वहाँ अपनी संस्कृति और अपनी जीविका की जो समस्याएं थी उन पर चर्चा की जाती थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ होगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। अब देखेंगे आगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और यहाँ प्रश्न ये पूछा गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। आगे बताया है कि ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था और इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में अन्य पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि इन्होंने कितने साल तक अध्ययन किया, तो इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में कई पौधों पर अध्ययन किया था। आगे दिया है कि मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे के कुछ ऐसे गुण होते हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था तो बताया कि मटर के पौधे के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। ये गुण उन्होंने मटर के पौधे में देखे थे। आगे दिया है कि चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के जो पौधे हैं वो पौधों में भी बीज या तो चिकने होंगे या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज चिकना और खुरदरा बन जाए। आगे दिया है कि इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। तो ये सभी प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किए थे और ये सभी निष्कर्ष निकाले। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो कैसे पूछे गए थे तो वो देखेंगे आगे। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इवानोव्स्की, लीeuwenhoek और लेमार्क। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आनुवांशिकी के जनक हैं वो किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि ग्रेगर मेंडल ने कौन से पौधों पर आनुवांशिकी का अध्ययन किया था। ऑप्शन है पालक, चना, मटर और सोयाबीन। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे दिया है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, तो जानेंगे। दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी, 1930 में हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत के आम लोग थे उन लोगों को नमक बनाने से मना कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। और गांधी जी का कहना था कि जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तब ये दांडी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और यह गलत कानून तोड़ा। आगे दिया है कि दांडी यात्रा को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके जो अन्य नाम हैं वो भी याद रखने हैं। आगे दिया है कि यह यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार पूछे गए हैं, देखेंगे आगे। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अभी हमने पढ़ा कि जो नमक मार्च हुआ था, जो दांडी यात्रा हुई थी वो कहाँ हुई थी, अहमदाबाद से शुरू हुई थी, जो कि गुजरात में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे दिया है अल बरूनी। तो बात करें अल बरूनी कौन था और इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। तो 1000 साल से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था और इनका नाम था अल बरूनी। और ये जिस देश से आए थे उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये नाम हमें याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा गया है कि अल बरूनी कौन से देश से आए थे, तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। और आगे दिया है कि अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजें और जगह को देखा और उनके बारे में लिखा। जब वो भारत में भ्रमण कर रहे थे तो भारत में बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, उनके बारे में लिखा और खास तौर पर वे चीजें जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं,
अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। तालाबों के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा, देखेंगे आगे। तो आगे दिया है कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों एवं सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई लंबी सीढ़ियां बनाई जाती हैं और लोगों के चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती। ये सब उन्होंने तालाबों के बारे में लिखा और बताया है कि आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बरूनी की किताबों से उस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जो व्यक्ति इतिहास में रुचि रखता है, जो पुराने ज़माने के बारे में जानना चाहता है कि भारत में कौन कौन सी चीज़ कैसे बनी हुई थी, तो वो अल बरूनी द्वारा लिखी किताब, जिस किताब का नाम है किताब उल हिंद, उस किताब का अध्ययन करके भारत की जो संस्कृति थी उसके बारे में पता कर सकता है। तो यहाँ ये पूछा गया था कि अल बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है किताब उल हिंद। और यहाँ प्रश्न किस प्रकार पूछा गया था, तो प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी, जो कि एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश भारत में भ्रमण किया, 1000 वर्षों से पहले वो आए थे भारत में भ्रमण करने के लिए, उनके बारे में सही कथन यहाँ कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो परीक्षण किया उसके बारे में उन्होंने लिखा, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। बी दिया है कि अफगानिस्तान से आए थे, तो ये गलत है, क्योंकि जो अल बरूनी हैं वो कहाँ से आए थे, वो आए थे उज्बेकिस्तान से, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो गलत है। फिर आगे दिया है कि उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, तो ये भी सही ऑप्शन है। आगे है कि उनकी पुस्तक से जो हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। आगे दिया है कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलता का उल्लेख किया है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, सिर्फ बी ऑप्शन को छोड़कर कि वो अफगानिस्तान से आए थे, ये गलत है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी छोड़कर। तो बी ऑप्शन पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में बी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आज हमने महान व्यक्तित्व से जितने भी प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में जाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।